बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ना कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि स्टूडेंट्स जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, आप राइटर सुहेल अफजल प्लस MRF की एडवांस अकाउंटिंग की बुक ओपन कर लें। हम क्वेश्चन को साथ साथ रीड करेंगे, साथ साथ उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 है अ फर्म ऑफ कंट्रैक्टर a firm of building contractor began to trade on 1 अप्रैल 2009। मैं आपको प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में बताता जा रहा हूं कि हमारी बुक थोड़ी सी ओल्ड है। आपकी बुक के अंदर यहां पर 2009 की जगह 2016 होगा। तो आपने इस सिचुएशन में टेंशन नहीं लेनी कि सर पता नहीं ओल्ड बुक से करवा रहे हैं। नहीं, सिर्फ डेट की तब्दीली आती है, बाकी वैल्यूज अमाउंट्स फिगर बिल्कुल सेम टू सेम रहती हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 3 लाख। तो ये 3 लाख जो है ना, ये आप इसको एक्सपेंस मत समझ लीजिएगा। ये 3 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब सबसे पहले देखें मटेरियल इशू कितना 51,000 यानी कि 51,000। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस है। प्लांट यूज्ड 15,000, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस है। वेजेस इनकर्ड कितना 81,000, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाते वक्त एक्सपेंस होगा। अदर एक्सपेंसेस कितने 5,000, तो ये एक्सपेंस के नेम से ही आ गया, तो ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैश रिसीव ऑन अकाउंट 31 मार्च 2010 की जगह आपकी बुक में 2017 हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना है 1,28,000। बीइंग 80% ऑफ वर्क सेटिस्फाइड, यानी कि कैश रिसीव आपको दिया हुआ है 1,28,000 जो कि 80% है वर्क सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है आपको वर्क सेटिस्फाइड 100% निकालना पड़ेगा। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे वर्क सेटिस्फाइड निकालने के लिए? मतलब 1,28,000 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइड 80 करेंगे, क्योंकि हमने जो काम हमारे कंट्रैक्टर ने जो काम कर दिया ना वो 100% ही काम किया है। लेकिन हमको 100% की जगह जो पैसे मिले हैं ना वो 80% पैसे मिले हैं जो कि 1,28,000 है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कंट्रैक्ट। प्लांट विच कोस्ट रुपीज 3,000 एंड मटेरियल विच कोस्ट 2,500 वर लोस्ट। यानी कि यहां पर क्या हुआ है, प्लांट जो 3,000 का था 15,000 में से वो ऊपर देखिए 15,000 टोटल प्लांट है आपके पास, और जो था मटेरियल आपके पास 2,500 का, ये दोनों लॉस हो चुके हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ऊपर आया था, मैंने कहा था जब भी कंट्रैक्टर की अपनी गलती की वजह से कोई चीज लॉस हो जाए, उसकी लापरवाही की वजह से, तो वो इस कंट्रैक्ट के अंदर हमने नहीं लिखना लॉस वाली चीज। देखो लॉस आमतौर पर ना मतलब आप किसी से भी पूछो ना अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो लॉस को एक्सपेंस एज अ ट्रीट किया जाता है। लॉस एक्सपेंस होता है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन कंट्रैक्टर इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेगा, इसको कभी भी डेबिट साइड पर नहीं लिखेगा। उसकी वजह आपको बताऊं, क्योंकि अगर इसको एज अ एक्सपेंस उसने ट्रीट कर लिया तो याद रखना उसकी इनकम शो होगी डिक्रीज। इनकम शो होगी डिक्रीज, तो मतलब वो जब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड यानी कि इनकम साइड से एक्सपेंडिचर साइड माइनस करेगा तो उसका प्रॉफिट कम शो हो जाएगा, क्योंकि जितने एक्सपेंस ज्यादा होते हैं उतनी क्रेडिट साइड से एक्सपेंस साइड अगर ज्यादा लेस करनी पड़ जाए ना तो प्रॉफिट कम शो होने लग जाता है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, इस लॉस को इन दोनों लॉसेस को प्लांट और मटेरियल पर जो हुए हैं इनको वो अपना एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेगा। इसका वो सोल्यूशन क्या करेगा, सोल्यूशन के अंदर बताऊंगा। ऑन 31 मार्च 2010 प्लांट विच कोस्ट रुपीज 2,000 रिटर्न टू द स्टोर। अब 2,000 का जो प्लांट है वो रिटर्न कर दिया है स्टोर को, तो ये इनकम होती है नेक्स्ट ईयर की। तो क्या होगा, ये क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा कंट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसेटिस्फाइड वाज रुपीज 1,000, यानी कि आपके पास वर्क अनसेटिस्फाइड दिया हुआ है अब कितना 1,000। एंड मटेरियल कॉस्टिंग
2300 वर इन हैंड ऑन साइट, तो आपको मटेरियल एक एंडिंग भी मटेरियल दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ है साल के एंड पर जो बच गया, तो ये भी क्रेडिट साइड पर लिखते हैं हम, ऊपर वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। कितना? 2300। अब नेक्स्ट पढ़े आगे, चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड टेक प्रॉफिट एंड लॉस 2/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव। प्रीपेयर आपने क्या करना है, कंट्रैक्ट अकाउंट, कंट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो कहता है ये जो प्लांट पीछे बच गया है ना, जितना प्लांट लॉस हो चुका है, इसके ऊपर आप क्या करें, 15% डेप्रिसिएशन भी लें, और आपने जो एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये देखना है ना कंट्रैक्टर अपने घर में कितने पैसे लेकर जा सकता है और एज अ रिजर्व कितने पैसे रखेगा, वहां पर आपने फार्मूला 2/3 लगाना है, यानी कि उसने डायरेक्ट आपको बता ही दिया है, तो आपको वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं। तो अब सोल्यूशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं सोल्यूशन पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रैक्ट अकाउंट इस कंट्रैक्टर ने बनाना है। कंट्रैक्टर ने देखना है मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या फॉर्मेट बनाएगा, रेफरेंस रुपीज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रेफरेंस की जगह आप डिटेल भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप पार्टिकुलर का लफ्ज भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले डेबिट साइड पर आप तमाम एक्सपेंडिचर लिखें। पहले आएगा मटेरियल, तो मटेरियल मैंने कंप्लीट नेम नहीं लिखा, बस जस्ट मैंने मटेरियल लिख दिया, आप चाहे कंप्लीट नेम यूज कर लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितने से था मटेरियल, 51,000 से रुपीज के कॉलम में इसको लिखा। फिर मैंने इस मटेरियल के अंदर कोई क्लोजिंग ऐड नहीं किया, या कोई मैंने माइनस लॉस वगैरह को माइनस नहीं किया। आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि जो डेबिट साइड पर मटेरियल है इसके अंदर से लॉस वाला मटेरियल माइनस कर दो, या क्लोजिंग वाला मटेरियल भी माइनस कर दो, और फिर माइनस करके जो अमाउंट आए उसको आउटर कॉलम में लिखो। नहीं, वो मैं उसको दूसरा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। सेकंड नंबर आप चीज क्या लिखोगे डेबिट साइड पर, यानी कि एज एक्सपेंस वो है वेजेस। तो वेजेस कितने हैं, 81,000 से, इसको आप लिख देंगे रुपीज के कॉलम में। नेक्स्ट नंबर 3 है प्लांट। प्लांट की अमाउंट कितनी थी, प्लांट यूज था 15,000, तो 15,000 का प्लांट रुपीज के कॉलम में आप इसको लिखेंगे। मैंने देखे इस प्लांट के अंदर भी मैं कोई रिटर्न वाला माइनस नहीं कर रहा, लॉस वाला प्लांट माइनस नहीं कर रहा, मतलब कोई डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे अच्छा वे ये है कि आप इसको दूसरी साइड पर जरा समझिएगा, इस साइड पर आप जस्ट इसी को ही रखें। ठीक है, मैं आपके लिए वो चीज बयान कर रहा हूं आपके सामने जो आपको ज्यादा इजी लगेगी। अब देखें, नेक्स्ट फोर्थ नंबर चीज क्या रहेगी, वो थी अदर एक्सपेंसेस, कितने, 5,000 से। तो ये आपकी डेबिट साइड पर यही चीजें आएंगी। अब आ जाए जरा क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर आप सबसे पहले जरा हेडिंग दे दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बताता हूँ को, वो देखो दो चीजें लॉस हुई थी, जो कंट्रैक्टर की नेग्लिजेंस यानी कि उसकी लापरवाही की वजह से प्लांट भी लॉस हुआ था और मटीरियल का भी लॉस हुआ था। उन दोनों को जमा करके आपने क्रेडिट साइड पर लिखना है। अब इन दोनों को मैंने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन को रीड करते वक्त बताया है, जब कंट्रैक्टर को अपने कंट्रैक्ट के अंदर अपनी गलती की, अपनी लापरवाही की वजह से यहाँ उसका प्लांट के अंदर लॉस आए, यहाँ उसके मटेरियल के अंदर लॉस आए, तो वो कभी डेबिट साइड पर उसको एक्सपेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने डेबिट साइड पर एक्सपेंस शो कर दिया उसकी इनकम डिक्रीज कर देगी। क्योंकि क्रेडिट साइड से जब डेबिट साइड की ज्यादा चीजें लेस करनी पड़ती हैं तो प्रॉफिट में कमी आती जाती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल डेबिट साइड क्रेडिट साइड में से 4 चीजें लेस करनी है, तो वही 4 के बजाय 5 चीजें अगर लेस करनी पड़ जाए तो वो कमी आएगी ना प्रॉफिट में। इसलिए क्या होगा, आप हमेशा इस लॉस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड पर, ये ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पर भी मैंने आपसे ये शेयर की थी बात। तो अब सबसे पहले लिखें प्लांट। प्लांट की अमाउंट, प्लांट लॉस उसकी अमाउंट कितनी थी, 3,000। मटीरियल लॉस कितना था, 2,500। दोनों को जमा करके बाहर लिख दें कितना, 5,500 से आपने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, वो प्लांट जो स्टोर को रिटर्न कर दिया गया था। मैंने कहा था ना जो चीज रिटर्न हो जाती है वो आपने क्रेडिट साइड पर लिखनी है, लेकिन ये आप आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। उसकी वजह आपको बताता हूं, आप इनर कॉलम में लिखेंगे 2,000। अब इस 2,000 पर आपने डेप्रिसिएशन भी लेनी है। उसने आपको क्वेश्चन के एंड पर कह दिया था आप 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो बहुत से स्टूडेंट्स भला क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जो प्लांट की ओरिजिनल वैल्यू थी ना 15,000 रुपया, उसमें से हम जो लॉस प्लांट हुआ है कितना, 3,000, तो माइनस करके 12,000 के ऊपर लेते हैं जस्ट डेप्रिसिएशन। आप उस तरह भी कर लो तो ठीक है, लेकिन आपको मैंने अलग-अलग सेपरेट करके बताया है। सेपरेट करके भी कर लोगे, इस तरह भी मेरे वाले तरीके से भी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब लेकिन स्टूडेंट्स, जब आपका प्लांट, जो प्लांट आपका रिटर्न हुआ है वो भी तो देखो पूरा साल यूज हुआ है, वो प्लांट साल के एंड पर जाकर रिटर्न होती है ना चीज, कि भाई ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है इस साल के लिए, तो ये चीजें बकाया ना प्लांट इतने का बच गया, तो वो प्लांट के ऊपर भी आपने सारा साल डेप्रिसिएशन लेनी है। और जो रिमेनिंग ओरिजिनल प्लांट प्लांट बच जाएगा उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है।
तो 2000 का प्लांट जो साल के एंड पर बचा था ना, उसके ऊपर 15% से डेप्रिसिएशन है। तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन 15%, मैंने मतलब वर्किंग नहीं करके दी, लेकिन आप जस्ट ले लीजिएगा 2000 के ऊपर 15% लें, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड 100 करें, कितना आता है? 300 आता है। तो 2000 में से 300 माइनस करके अमाउंट बाहर लिख दें, कितनी? 1700। तो 1700 आपने कितना लिख दिया? बाहर लिख दिया रुपीज के कॉलम में। नेक्स्ट जो प्लांट आपका ओरिजिनल जो आपका बच गया है, अब वो प्लांट कितने का बच गया, जो कि डेबिट साइड पर आपको 15,000 का नजर आ रहा है। अब देखो 15,000 के प्लांट में से 3,000 का तो प्लांट हो गया खराब, हो गया लॉस्ट, पीछे बचा 12,000 का। 12,000 में से 2,000 का तो आपने रिटर्न कर दिया, अगले साल भेज दिया, यानी कि क्लोजिंग प्लांट। तो पीछे कितने का बचा? 10,000 का ना। तो ये 10,000 भी तो प्लांट सारा साल ही यूज होता रहा है ना, ठीक है ना। तो ये भी सारा साल यूज होता रहा है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आप लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय करो 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितना आएगा? 1500। 10,000 से 1500 माइनस करो तो 8,500 आप रुपीज बाहर आउटर कॉलम में लिख दोगे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर आप डायरेक्ट प्लांट 12,000 के ऊपर भी 15% एप्रिसिएशन ले लो, वो भी ठीक है, लेकिन वो अक्सर स्टूडेंट्स वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैंने कहा कि जो प्लांट आपका रिटर्न हुआ है 2000 का, वो भी पूरा साल यूज हुआ है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेके माइनस करके बाहर लिखो। और वो जो प्लांट जो बाकी बच गया है, यानी कि ओरिजिनल प्लांट में से लॉस्ट प्लांट की भी, लॉस्ट जो प्लांट हुआ है उसकी भी अमाउंट माइनस करो, और रिटर्न वाले प्लांट की भी अमाउंट माइनस करो। पीछे जो बच जाता है ना प्लांट, वो 10,000 का बच जाता है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लो और उसकी भी अमाउंट को बाहर लिख दो माइनस करके डेप्रिसिएशन को। तो इस तरह मैंने किया है। अब नेक्स्ट आइटम देखिए, मटेरियल ऑन हैंड एट साइट। वो साल के एंड पर जो मटेरियल क्लोजिंग बच चुका था वो कितना था? 2300। तो बाहर अमाउंट के कॉलम में, रुपीज के कॉलम में इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है क्रेडिट साइड पर लिखने वाली, वो वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड है। दोनों को लिखने से पहले आपने हेडिंग देनी है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है। तो इसके अंदर वर्क सेटिस्फाइड कितना? देखो मैंने 1,60,000 लिखा है। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे निकाल लिया? वो तो पेपर में तो मतलब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 1,28,000 कैश रिसीव और उसका 80% है वर्क सेटिस्फाइड। तो देखो ऊपर वाले तमाम क्वेश्चंस में हम निकालते तो रहे हैं कि अगर वर्क सेटिस्फाइड आपको 80% दिया हो तो आपने कैश रिसीव पर किस तरह निकालना है। तो मैं बोल देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। देखो 1,28,000 आपका था कैश रिसीव, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, डिवाइड कीजिएगा 80 से, तो आपके पास 1,60,000 अमाउंट आ जाएगी। आपने उसको इनर कॉलम में लिख देना है। फिर वर्क अनसेटिस्फाइड कितना दिया हुआ था? 1,000। तो दोनों को जमा किया, 1,61,000 आपने बाहर लिख दी। अब क्रेडिट साइड को आप कंप्लीटली ऐड करेंगे ना, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,79,000। तो ये आगे क्रेडिट साइड, दोनों साइड पर ये अमाउंट रिकॉर्ड कर ली। अब क्रेडिट साइड जो कि इनकम साइड है, इसमें से एक्सपेंस साइड माइनस करो तो आपके पास प्रॉफिट आएगा कितना? 27,000। अब ये जो प्रॉफिट है, ये कंप्लीट का कंप्लीट प्रॉफिट जो है ना, ये नहीं है कंट्रैक्टर का। क्यों सर? क्योंकि अभी तक जो है ना, अभी तक कंट्रैक्टर ने मजीद भी काम करना है। देखो टोटल 3 लाख का कंट्रैक्ट की प्राइस है, उसमें से कितना काम सर कंप्लीट कर लिया वो ना पता चले तो कैश रिसीव को नहीं देखते, वर्क सेटिस्फाइड की अमाउंट को देखते हैं। वो कितनी है? 1,60,000। तो 3 लाख का कंट्रैक्ट है, उसमें से 1,60,000 तक अभी तक काम हो चुका है। तो इसका मतलब अभी मजीद काम होना है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए नेक्स्ट ईयर भी मूव करना पड़ेगा उसको। 31 मार्च 2010 यानी कि 2017 आपकी बुक में लिखा होगा, उससे आगे भी मूव ऑन उसने करना है, नेक्स्ट ईयर भी लेके जाना है उसने इस कंट्रैक्ट को। सो क्या होगा ये कि नेक्स्ट आने वाले साल में कोई पता नहीं, कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाए कि उस कंट्रैक्ट के अंदर इस कंट्रैक्टर को कोई लॉस हो जाए, कोई मटेरियल लॉस हो। जैसे ये देखो अभी लॉस हुआ है, मटेरियल लॉस हुआ है, प्लांट लॉस हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट ईयर अगर आ जाए ना, तो याद रखिएगा क्या होगा, कंट्रैक्टर कुछ पैसे एज अ रिजर्व रखेगा अपने पास, ताकि वो लॉस की अमाउंट्स को मिनिमाइज कर ले, जरा अपने पास से जो लॉस है पहले से पैसे को ना सेव कर ले, ताकि उस पैसे को यूज कर लेगा अगर उसको कंट्रैक्ट के अंदर ना लॉस हो जाता है। तो इसलिए कंट्रैक्टर ना ये 27,000 अपने घर में नहीं लेके जाएगा। तो वहां पर वो फार्मूला यूज करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फार्मूला यूज करेगा कि मतलब कितना प्रॉफिट उसको अपने पास रखना चाहिए, कितना प्रॉफिट एज अ रिजर्व, प्रॉफिट का कितना हिस्सा एज अ रिजर्व रखना चाहिए। देखो रिजर्व भी उसका ही प्रॉफिट है। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर कोई भी लॉस नहीं होता तो वो भी उसने घर में ही ले जाना है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखो उसने हमें कह दिया था 2/3 वाला फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन में ही कह दिया, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखो फार्मूला अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, प्रॉफिट ये जो आया ना 27,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/3
और मल्टीप्लाई कर दो 80%, जो कि वर्क सेटिस्फाइड था, 80 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। या दूसरा फार्मूला जो अक्सर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो अक्सर टीचर्स भी करवाते हैं, वो क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो कैश रिसीव है 1,28,000, वर्क सेटिस्फाइड है 1,60,000, तो वो भी फार्मूला यूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने 80% वाला फार्मूला यूज किया, क्या 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 14,400, ये आएगा प्रॉफिट। यानी कि 27,000 में से वो 14,400 रुपया अपने जाती इस्तेमाल के लिए घर में जाकर बीवी बच्चों को दे सकता है। रिजर्व कितना रखेगा, 27,000 में से ये अमाउंट माइनस कर दे तो रिजर्व एज अ रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी रखेगा वो अमाउंट 12,600। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो कंट्रैक्ट अकाउंट है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने नेक्स्ट बनाना है कंट्रैक्टरी अकाउंट और बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट्स हमने बनाना है कंट्रैक्टरी अकाउंट। कंट्रैक्टरी कौन सा पर्सन होता है, वो पर्सन जिसने ठेका दिया हुआ होता है इस कंट्रैक्टर को, जिसकी बिल्डिंग वगैरह या जिसकी जो चीज है ना प्रोजेक्ट वगैरह तमीर हो रहा होता है। तो कंट्रैक्टरी अकाउंट बनाने का भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम कंट्रैक्ट अकाउंट वाला है। क्या, रेफरेंस रुपीज, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब ना डेबिट क्रेडिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे कैश रिसीव, कितना कंट्रैक्टरी के पैसे, कंट्रैक्टरी कितने पैसे दे रहा है, 1,28,000 रुपया, तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। क्यों, क्योंकि ये कंट्रैक्टर के लिए इनकम है, कंट्रैक्टरी के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए कंट्रैक्टर इसको एज अ इनकम समझ करना, कंट्रैक्टरी अकाउंट जब बनाएगा तो इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा 1,28,000। और क्योंकि और कोई अमाउंट नहीं आती कंट्रैक्टरी अकाउंट के अंदर, तो इसलिए बैलेंस C/D आ जाएगा दूसरी तरफ 1,28,000 से। तो ये इतना छोटा सा बस आपका बनता है कंट्रैक्टरी अकाउंट। नेक्स्ट आपने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस शीट, फिर एज ऑन 31 मार्च 2010 है, क्योंकि ओल्ड बुक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है इसकी जगह 2017 लिख लेना, या जो भी वो ईयर मेंशन करे। लायबिलिटी रुपीज 61 ये इसका फॉर्मेट होगा। लायबिलिटी साइड पर आप लिखोगे प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना हुआ था उसको, वो जो अपने वो बीवी बच्चों के लिए लेकर जा सकता है 27,000 में से, वो था 14,400। इसमें से आप माइनस करें, क्या प्रॉफिट में से ही माइनस होगा ना, वो जो लॉस ऑन प्लांट था और वो जो लॉस ऑन मटेरियल था, दोनों कितने थे, 3,000 का लॉस ऑन प्लांट, 2,500 का लॉस ऑन मटेरियल, तो 5,500 टोटल आता है। तो 14,400 में से 5,500 माइनस कर दें तो आएगा 8,900, ये अमाउंट आ जाएगी लायबिलिटी साइड रुपीज के अंदर। अब हमने एसेट साइड करनी है। अब स्टूडेंट्स एसेट साइड पर आप सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले वर्क सेटिस्फाइड कितना 1,60,000, इसमें ऐड करेंगे वर्क अनसेटिस्फाइड कितना 1,000, तो दोनों को ऐड करके इनर कॉलम में आपने वैल्यू को लिखना है 1,61,000। इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, यानी कि रिजर्व को आप माइनस करेंगे, कितना था वो 12,600, तो माइनस किया वो आ गया 1,48,400। इनर कॉलम में ही अभी आप अमाउंट लिखेंगे। इसमें से लेस करें कैश रिसीव, ये फॉर्मेट है पूरा ना, हर क्वेश्चन में हम जब भी बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं ये देख रहे हैं, हम इसी को लेके जा रहे हैं। कैश रिसीव कितना था 1,28,000, तो 1,48,400 में से माइनस किया 1,28,000, तो आपके पास आता है 20,400। इसको अमाउंट को अब आप बाहर आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एसेट साइड पर और क्या आ सकता है, देखो आपके पास प्लांट था फिक्स एसेट, उससे उसकी जरा डेप्रिसिएशन लेस करके आप जरा इसको यहां पर लिख दें, तो आपको दोबारा से लेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं आप दोबारा से यहां से लेस करें, तो आप लेस ना करो, आप डायरेक्ट भला कहां पर चलो, वो जो कंट्रैक्ट अकाउंट की आपने क्रेडिट साइड पर लिखे थे ना, प्लांट की डेप्रिसिएशन को लेस करके आपने लिख दिया था, बस उन दोनों को ऐड करके लिख दो। एक आपके पास प्लांट जो आपने रिटर्न किया था ना साल के एंड पे, वो था 2,000 का, उस पर आपने डेप्रिसिएशन ली थी 300, 15% 2,000 पर लें तो वो आती है 50, वो आती है 300, तो 2,000 में से 300 माइनस किया तो एक तो आपने अमाउंट बाहर लिखी थी 1,700, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक जो प्लांट पीछे रिमेनिंग बच गया था वो बचा था 10,000 का, तो 10,000 में से आपने 15% की डेप्रिसिएशन ली थी, वो आई थी 1,500, उसको माइनस किया था तो प्लांट रिमेनिंग बचा था 8,500। यानी कि दो प्लांट कंट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बचे थे, एक बचा था 1,700 का, एक बचा था 8,500 का, दोनों को जमा करके यहां पर लिखते हैं, आपको अलहदा से डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 8,500 के प्लांट को और 1,700 के प्लांट को जो कि कंट्रैक्ट अकाउंट में की क्रेडिट साइड पर मौजूद है, दोनों को जमा किया तो आया 10,200, आपने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट आइटम आपके पास है कि मटेरियल एट साइट, मटेरियल इन हैंड एट साइट, वो जो लास्ट क्लोजिंग मटेरियल बच चुका था 2,300 का, उसको आप आउटर कॉलम में लिख दो।
तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कंट्रैक्ट अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बता दी। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए जब भी लॉस हो कंट्रैक्टर की अपनी लापरवाही की वजह से, तो हमेशा उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड में से ना माइनस वगैरह करते जाएं, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई आपका इशू प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।